देश के शीर्ष कथाकारों में अपना स्थान रखने वाली लेखिका मधु काकरिया जी की कहानी सुनिए, बैल। तो शुरू करते हैं कहानी बैल। उम्मीद और नाउम्मीदी की बूंदाबांदी के बीच खड़ी मैं। कभी नाउम्मीदी अपने डैने फैलाती तो कभी उम्मीद। 3 महीने बाद मुझे नौकरी से निकाला तो नहीं गया, पर चेतावनी के साथ फिर अगले 3 महीने की मोहलत दे दी गई। मैं जी जान से प्रोग्रामिंग कोड और लॉजिक सीखने में लगी थी। उन्हीं दिनों मैंने कहीं पढ़ा था कि मैडम क्यूरी ने अस्तबल की सुविधाहीन लैब में रेडियम का आविष्कार किया था। बस यही दृष्टांत मेरी प्रेरणा बन गया। ऑफिस की असुविधाओं और अपमानों की कील कसकों पर ध्यान अब कम जाता। कई बार रात को नींद उचट जाती तो मैं कैलकुलेटर लेकर बैठ जाती और अपनी प्रोग्रामिंग को चेक करती। ऐसी एक रात मैं प्रोग्राम लिखने में मशगूल थी कि भोर के सन्नाटे में छन्न सी घंटी बजी। मैं थोड़ी चौंकी। कौआ बोलने से पहले ही ये कौन बोल गया? घड़ी पर नज़र गई, 4 बज रहे थे। इतनी सुबह कौन हो सकता है? दरवाज़ा खोला तो किसी भटकती हुई आत्मा की तरह सामने चौड़े चकले सा चेहरा लिए गठीले बदन का ठिगना सा लाल बहादुर, सोया सोया जगा सा, जमाने भर के अभिशाप से डसा दागदार चेहरा, आंख में बाहर तक निकली कीचड़ और खरपतवार की तरह बिखरे सर के खिचड़ी बाल। क्या है? अपने खाकी रंग के हाफ पैंट को ऊपर खींचते, चांदी ठुके काले पीले दांत निपोड़ते हुए अपनी पहाड़ी भिंडी सी ठिगनी मोटी मोटी उंगलियों वाली हथेली को आगे बढ़ाते हुए कहा उसने, माचिस। गैस लाइटर के युग में माचिस मिले भी तो कहाँ। एकाएक ध्यान आया, अम्मा के मंदिर में मिल जाएगी। अम्मा दीपक माचिस से ही जलाती हैं। मैं माचिस खोजने के लिए अम्मा के मंदिर की ओर बढ़ने लगी कि सामने से मिचमिचाती आंखें लिए अम्मा, कौन है इतनी रात? लाल बहादुर है, उसे माचिस चाहिए। अम्मा बड़बड़ाने लगी, नंगा बूचा सबसे ऊंचा। हरामजादे को कितनी बार मना किया है कि सुबह सुबह नहीं आया करे, लेकिन उसको किसकी क्या परवाह। जब भी सुबह सुबह मुंह देख लेती हूँ उसका, सारा दिन मनहूस बीतता है। ध्यान से देखती हूँ उसके चेहरे की ओर। वो क्या है जो इसे बनाता है मनहूस? पलस्तर उखड़ी दीवार सी एक भोली दयनीय आकृति, एक श्रम देवता, सुबह 4 बजे से देर रात तक अनवरत काम करता हुआ, जैसे उसका जन्म ही काम और सिर्फ काम करने के लिए हुआ हो। जिसकी मनहूसियत की कहानी 40 साल पहले शुरू हुई थी। वो नेपाल के किसी बहुत ही छोटे पहाड़ी अंचल का था। करीब 40 साल पहले जानलेवा भुखमरी और गरीबी से बचने के लिए उसके पिता ने अपने सबसे बड़े पुत्र 16 वर्षीय लाल बहादुर को अपने गांव के किसी परिचित राम श्रेष्ठ के साथ कोलकाता में नौकरी के लिए भेजा था। अंगूठा छाप लाल बहादुर को राम श्रेष्ठ हमारे पड़ोसी यानी सेठ जमनालाल जी के यहाँ घर का काम करने के लिए निश्चित पगार पर रखवा गया था। उस समय लाल बहादुर की मसें भी भीगी नहीं थीं और सेठ जमनालाल जी की पत्नी हर दूसरे साल एक पुत्र रत्न को जन्म दे रही थी। अब जब खुद भगवान आगे बढ़कर पुत्र रत्न की बारिश करें तो उसे कैसे कोई रोके। देखते देखते वो 4 पुत्रों के पिता बन गए और लाल बहादुर उनकी माँ बन उनके जीवन का शकुन बन गया। उन्हें बच्चों के चिल्लपों से मुक्ति मिल गई। 1.5 साल तक राम श्रेष्ठ सेठ जमनालाल जी के पास हर महीने आता और उनसे उसकी पगार ले लाल बहादुर के घर भेज देता था। फिर एकाएक उसका आना बंद हो गया। कोई कहता रात सोते हुए पहाड़ से नीचे उतर आए भेड़िए ने हमला कर उसे मार डाला, तो कोई कहता कि सोते हुए उसके कान में जंगली कीड़ा घुस गया जो ही जानलेवा हो गया। बहरहाल महीने 2 महीने, 6 महीने, साल 2 साल। शुरू में तो जमनालाल जी खुश हुए कि महंगाई के ज़माने में बुद्धू लाल बहादुर को अब उनके यहाँ से कोई नहीं हटा सकेगा। लेकिन जब देखते देखते 2.5-3 साल गुजर गए और लाल बहादुर को कई बार उदास, कई बार रोते और कई बार अनमना देखा, तब जाकर उनकी ऊँघ उड़ी। इधर उधर थोड़ा बहुत पता लगाया तो राम श्रेष्ठ की मौत की कई कहानियाँ सामने आईं। राम श्रेष्ठ का पता कहीं भी लिखा हुआ नहीं था। लाल बहादुर को राम श्रेष्ठ अपने गांव से लाया था, इसलिए सुविधापूर्वक मन को समझा लिया जमनालाल जी ने कि जिम्मेदारी उनकी नहीं राम श्रेष्ठ की बनती थी। लाल बहादुर से पूछा, क्या है तेरे गांव का नाम? तो सिवाय सर खुजलाने के वो भी कुछ नहीं कर पाया। तब से उदास धुन की तरह जिंदगी के बहुमूल्य वर्ष इसी परिवार की सेवा चाकरी में निकल गए लाल बहादुर के। जमनालाल जी की पत्नी हर दूसरे तीसरे साल नई संतान को जन्म देती और पुरानी को लाल बहादुर के हवाले कर देती। गू मूत से लेकर
कंधे पर बैठाकर हर शाम उसे घुमाना, फिर नहला धुला कर राजा बाबू बनाना, सब कुछ इतनी तल्लीनता से करता लाल बहादुर कि बच्चे उसे छोड़ न जमुना लाल जी के पास फटकते न उनकी पत्नी के पास। जाने कितने पहाड़ी करतब थे उसके पास बच्चों को बहलाने के। कभी गिलहरी की तरह आंगन के बाहर बने नीम के पेड़ पर चढ़ जाता, तो कभी कपड़े का चूहा बनाकर, कभी मुंह से विचित्र विचित्र आवाज़ निकालकर बच्चों का दिल बहलाता, तो कभी जिंदा चूहा और तिलचट्टा पकड़कर उन्हें डरा देता। बच्चे बड़े होते गए तो उसका काम भी बड़ा होता गया। पठार से आया लाल बहादुर पूरा पठार था, गजब का मेहनती। एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा सर पर सवार हो जाता। घर के बर्तन भांडे धोना, कपड़े खींचना, झाड़ू पोछा लगाना, आटे की चक्की पर 15-15 किलो गेहूं पीपे में भरकर ले जाना और पिसवा कर लाना, सिलबट्टे पर चटनी बांटना, सारे भारी भरकम काम उसके जिम्मे। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। ज्यों ज्यों जीवन की संध्या नज़दीक आती जा रही थी, लाल बहादुर के प्रति सहृदय होते जा रहे थे जमुना लाल जी। जब जब लाल बहादुर पर बेइंतहा जुल्म होते देखते हैं, दो दुखी मन उलझकर एक हो जाते हैं। ईश्वरीय डर और गहन अपराध बोध भी उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा है। कहते भी रहते हैं अक्सर, जाने किस जन्म का कर्ज उतार रहा है बेचारा, अपना घर बार छोड़ पड़ा है यहाँ, सिर्फ 2 मुट्ठी अन्न के बदले सारे घर की चाकरी कर रहा है। फिर भी तुम लोग इससे दुर्व्यवहार करने से बाज नहीं आते। कम से कम खाना तो उसे आदमियों सा दिया करो। अरे ऊपर वाले से तो डरो। एक बार लाल बहादुर को अपनी निकम्मी बहुओं के अंतः वस्त्र धोते देखा तो गुस्से में चाय उठाकर पटक दी। एक बार अपने जवान बेटों को उससे तेल मालिश करवाते देखा तो बड़बड़ाने लगे। किसकी होनी चाहिए मालिश और किसकी हो रही है। बेटे सुनते और मुंह दबाकर हंस पड़ते, कानाफूसी करते, बाबूजी सठिया गए हैं। एक बार सुबह ही सुबह देखा लाल बहादुर को फूट फूट कर रोते हुए। जंगली गैंडे सा लाल बहादुर कभी नहीं रोया था। फिर क्या हुआ? उनके पोते ने बताया, पापा की शर्ट पर दाग रह गए थे, इस कारण पापा ने उसे थप्पड़ लगा दिया था। जार जार रोते लाल बहादुर को देख उस दिन कलेजे में वो हुक उठी कि प्रतिवाद में पूरे दिन खाना भी नहीं खाया। बेटा मनाने आया तो सिर्फ इतना ही कहा, तुम्हारा सारा बचपन लाल बहादुर के कंधों पर बीता है। किसी जमाने में बेचारा सारी सारी शाम तुम्हें और तुम्हारे दोनों छोटे भाइयों को कंधे पर बैठाकर दुर्गा पूजा काली पूजा दिखाया करता था। आज उसके साथ ये सलूक। उसी को तुमने थप्पड़ लगा दिया। अरे उस बेचारे का तो अपना ना दुख था ना सुख, वो तो परिवार के दुख सुख के साथ ही बंधा हुआ था। बाप समान उम्र के आदमी को जिसने तुम्हारी बेटे की तरह देखभाल की, उसे ही थप्पड़। तुम्हारा खाना पाप खाना है। उफ, गलती मेरी थी। मैंने कभी दिल से नहीं चाहा कि यह हमारी चाकरी छोड़ अपने घर जाए। ओह, इस बेचारे को इसके परिवार और पत्नी, रामश्रेष्ठ ने बताया था कि उसकी पत्नी भी थी जिससे उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी, से दूर रख। जो अक्षम्य अपराध किया है मैंने, जाने कितने जन्मों तक चुकाना पड़ेगा मुझे इसका कर्ज। काश ये एहसास समय रहते ताकत रहते हो जाता। उफ, अंजुली के जल सा यौवन बह गया, रह गया जानलेवा पछतावा। बोलते बोलते वे तेज हवा में हिलते पत्ते से कांप उठते। जमुना लाल जी के प्रतिवाद स्वरूप कुछ दिन कोई कुछ नहीं कहता लाल बहादुर को, पर थोड़े दिन बीतते ना बीतते फिर वही घोड़ा वही मैदान। सारे अपमान, उपेक्षा, अवहेलना, कटु वचन सब फिर जिंदा हो जाते। एक बार जमुना लाल जी ने उसे भारी भरकम चद्दर को खींचते हुए कुत्ते की तरह हाँफते देखा तो आत्मा कलप उठी उनकी। कांपती थर्राती आवाज़ में बिफर पड़े वे, देखो कैसे हाँफ रहा है, कुछ तो शर्म करो। सारी जिंदगी मुफ्त में चाकरी की है इसने इस परिवार की, अब इसका शरीर लाल बत्ती दिखा रहा है। अब इसे 2 गर्म रोटी बिना मेहनत मजूरी के खाने दो। प्रतिवाद में उन्होंने भी खाना छोड़ दिया और तभी खाया जब मंदिर में ले जाकर पत्नी और बच्चों को शपथ दिलाई कि वे लाल बहादुर से कोई काम नहीं लेंगे। 2 दिन तक घर वालों ने उसे कोई भी काम नहीं करने दिया। वो कुछ करता तो भी घर वाले उसके हाथ से काम छीन लेते। वो कपड़ा धोने जाता तो उसके हाथ से साबुन छीन लेते। वो पोछा लगाने जाता तो बहू उसके हाथ से साफ़ी छीन लेती, झाड़ू छिपा देती। तुम आराम करो। तीसरे दिन टहनी की तरह टूट गया वो और अवसाद या मानसिक रोगियों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। जाने कैसा तो असुरक्षा बोध भरा हुआ था उसके भीतर कि कर्म उसकी स्वेच्छा नहीं वरन उसके अस्तित्व का आधार ही बन गया था। उसे उदासी में डूबा देख तीसरे दिन सिर्फ आजमाने के लिए जमुना लाल जी ने ही उसे बर्तन धोने के लिए कहा तो वो रोना धोना छोड़ वो फुर्ती से स्वाभाविक लयताल में आ बर्तन धोने लगा। माथे पर हाथ दे मारा जमुना लाल जी ने, जिसने
एक मिनट के लिए भी नहीं जाना कि नौकर नहीं रहकर जीना कैसा होता है। वो चाकरी किए बगैर रोएगा नहीं तो क्या करेगा। उफ, काम करा करा कर मैंने इसे आदमी रहने ही कहाँ दिया जो आदमी की तरह आराम करने की सोचे। वो मैंने जिंदा तो रखा इसे, पर जिंदगी से बाहर कर डाला, बैल बना डाला इसे। अब यही हो गई है इसकी किस्मत। बैल जब तक घास खाएगा हल में जोता जाएगा। फिर घंटी बजी। माचिस वो फिर गिड़गिड़ाया, थोड़ा हड़बड़ाया। देर देर। अपने भीतर से बाहर आई मैं। उफ, माचिस खोजते खोजते कहाँ पहुँच गई मैं भी। मैंने उससे माचिस पकड़ाई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ा, मिचमिची आंखें चमकी, चांदी ठुके काले पीले दांतों की बत्ती सी दिखाते हुए माचिस को झपट। फिर वो ये जा वो जा। अभी आप सुन रहे थे मधु काकरिया जी की लिखी हुई बेहद मर्मस्पर्शी कहानी बैल। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।